ओके, उम्मीद है आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी और अब स्टार्ट करते हैं। बोयल्स लॉ के बारे में डिस्कशन हुआ था लास्ट क्लास में। तो बोयल्स लॉ जैसे कि यहाँ भी साफ साफ दिख रहा है हमें कि जो बोयल्स लॉ है उसमें पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके वॉल्यूम के, यानी प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। अब उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जो क्वेश्चन जैसे हमने कल डिस्कस किया इसकी डेफिनेशन को, ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को, फिर न्यूमेरिकल सेक्शन जो है उसके लिए हमने कुछ बेस क्रिएट किया। आज हम इस पे डिस्कशन करेंगे कि इसके कैसे कैसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, व्हाट विल हैपन, क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन क्या होगा अगर वॉल्यूम इज डबल इन बोयल्स लॉ। ठीक है ना, अगर वॉल्यूम को डबल कर दिया जाए तो क्या होगा। ठीक है, निखिल बताइए क्या होगा वॉल्यूम डबल। प्रेशर हाफ हो जाएगा। देखो, अगर वॉल्यूम डबल कर दिया जाए, ये वॉल्यूम है, ये अगर यही जो है वो डबल कर दिया जाए तो ये वाला जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो आंसर हमें लिखना है प्रेशर विल बी हाफ। प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अच्छा बताना एक बार, अगर वॉल्यूम जो है वो 4 टाइम कर दिया जाए तो प्रेशर क्या होगा। यस निखिल बताइए। 1/4 टाइम्स। तो हमें ये लिखना है प्रेशर विल बी 1/4 टाइम बिकॉज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। इस तरीके से लिखना है, ठीक है, पहला तरीके का क्वेश्चन। और सुनना जरा कैसे कैसे क्वेश्चन वो बोलेंगे। नेम वन सिग्निफिकेंस या फिर एप्लीकेशन ऑफ बोयल्स लॉ कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। वन सिग्निफिकेंस ऑफ बोयल्स लॉ, या एप्लीकेशन भी बोल सकते हो इसको, ठीक है, एप्लीकेशन या फिर सिग्निफिकेंस, इसमें से कुछ भी बोल सकते हैं हम। तो याद रखना, अगर एप्लीकेशन की बात आए तो ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ बोयल्स लॉ। तो जो एक एप्लीकेशन है वो ये है अपना, भाई ये यूज कर लो, लीड का इस्तेमाल करो ताकि यहाँ भी डिस्टरबेंस ना हो। तो जो लोग ऊंचाइयों पर जाते हैं तो वो एक बीमारी फेस करते हैं, उसको सिकनेस कहते हैं, अल्टीट्यूड। वैसे तो एनोक्सिया होती है लेकिन उसे अल्टीट्यूड, ऊंचाइयों पर जाने वाली बीमारी बोलते हैं, तो अल्टीट्यूड सिकनेस भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर है विद द हेल्प ऑफ दिस अल्टीट्यूड सिकनेस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ दिस। क्योंकि ऊपर जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अगर आप हिल एरिया पे जाते हो तो अब जो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम है, तो इसका मतलब है द एयर ब्रीदिंग इनसाइड, द ऑक्सीजन टेकिंग इनसाइड वो है वो भी कम होगा, यानी अल्टीट्यूड सिकनेस होगी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या है। तो वो इसका एक एप्लीकेशन में काउंट होता है। आपके नोट्स में सारा है, मैं बस रीड कर रहा हूँ आपके लिए। विद द हेल्प ऑफ दिस अल्टीट्यूड थिकनेस कैन बी एक्सप्लेन्ड, इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। अच्छा, एक तीसरा क्वेश्चन जो इस पे रीजनिंग क्वेश्चन है, बोयल्स लॉ यही नहीं है कि आप डेफिनेशन पढ़ दो और एक ग्राफ बना दो, खत्म खेल, नहीं। बोयल्स लॉ एक्सप्लेन्ड है, बहुत आगे तक आपको यहाँ तक पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी एंड प्रेशर। डेंसिटी एंड प्रेशर की रिलेशनशिप क्या होगी एट आइसोथर्मिक कंडीशन। एट आइसोथर्मिक का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मिक कंडीशन का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो अब डेंसिटी कैसे रिलेट करेगा प्रेशर से, देखना एक बार ध्यान से। हमें जैसे कि पता है प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, ठीक है, और हम जानते हैं, वी नो दैट
और वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है ना। वॉल्यूम ऊपर ले जाओ, डेंसिटी नीचे ले जाओ। अब जो वॉल्यूम आया हुआ ऐसा कैसा पुट कर दो इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट या फिर पुटिंग इन फर्स्ट। जैसे आप पुट करोगे तो प्रेशर इन प्रोपोर्शनल है 1 by डेंसिटी की जगह क्या आ जाएगा आपका, सॉरी वॉल्यूम की जगह क्या आ जाएगा आपका, मास अपॉन डेंसिटी। अब यहाँ डेंसिटी ऊपर चली जाएगी तो प्रेशर इनवर्स, प्रेशर प्रोपोर्शनल है डेंसिटी अपॉन में मास के। अब बताओ प्रेशर और डेंसिटी में क्या रिलेशन है, रेज योर हैंड। यस अपूर्वा बताओ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एग्जैक्टली यहाँ हम लिखेंगे प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्वेश्चन आपका ऐसा नोट्स में है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी एंड प्रेशर एट आइसोथर्मिक कंडीशन, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा डेंसिटी और प्रेशर का रिलेशन इन केस ऑफ आइसोथर्मिक कंडीशन। तो यहां तक अगर कुछ पूछना है तो रेज योर हैंड, यहां तक रेज योर हैंड अगर आपको यहाँ तक कुछ भी पूछना है। फिर मैं नेक्स्ट लेवल पे चल रहा हूँ और फिर उसको करेंगे हम, ठीक है। नितेश बताइए। भैया आपने एल्टीट्यूड सिकनेस में कहा कि जो प्रेशर है वो ज्यादा हो जाएगा और वॉल्यूम कम, लेकिन ऊपर ऊपर तो जो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, प्रेशर कम कम हो वॉल्यूम जाएगा। ज्यादा। हाँ हाँ बिल्कुल भैया ऐसा भी वो ऊपर जाएंगे तो प्रेशर कम है तो हमारे जो वॉल्यूम की कैटेगरी है वो अब ज्यादा हो जाएगी। रिलेशन वही है, रिलेशन अब भी वही है, प्रेशर डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम। बिल्कुल सही है, बिल्कुल बात वही ओके है। भैया। तो इन दोनों का ही रिलेशन है ठीक है ना, इन दोनों का ही रिलेशन है। इसके अलावा और यहाँ भी अगर हम इस डायग्राम को देखें तो डायग्राम में यहाँ भी क्या दिखाया गया है, पहले वाले डायग्राम में वॉल्यूम 1 लीटर लिया है, प्रेशर 1 atm था। जैसे ही वॉल्यूम को देखो क्या कर दिया, यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो वॉल्यूम को हाफ कर दिया है, ठीक है ना। इस वॉल्यूम को यहाँ पर हाफ कर दिया है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज जो आपकी है इसको हम फॉर्मूले से भी कैप्चर कर सकते हैं। सपोज करो आपको प्रेशर निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, दिस इज योर P1 V1 और दूसरे वाला क्या था P2 V2। पहले प्रेशर कितना है 1, वॉल्यूम कितना है 1, फिर वॉल्यूम कितना हो गया है हाफ, तो वो पूछ रहे हैं बताओ प्रेशर कितना होगा, ठीक है ना। देखो देखो 1 1 दोनों 1 1 है, यहाँ पर हाफ और इसके बारे में पता नहीं है। तो P2 को निकाला जा सकता है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, योर आंसर इज 2। सो आंसर इज 2 atm जो आपको यहाँ दिख रहा है। इस तरीके से हम इस फॉर्मूले का बहुत इस्तेमाल करने वाले हैं, कैसे कैसे ये यूज होता है, ठीक है। और इसके अलावा अभी हम स्टार्ट करते हैं अगले पोर्शन को। इतना तो हो गया खत्म, अब हम नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। तो देखना जरा ध्यान से, ये जो चीजें हैं ये आती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड 1/T एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो कि हमने कल की क्लास में किया था, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया था। अब वो कह रहे हैं इस तरीके से, ये आपको दे दिया, ठीक है, ये 1/V है। सारा कॉन्सेंट्रेशन लगा देना अपना, जितना भी तुम्हारी समझने की पावर है सारी। और जिन बच्चों को ये समझ में ना आए रिलैक्स, क्योंकि ये सिर्फ 11th क्लास में नहीं आएगा आपका, ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। देखो ये है आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ये है और ये है, ये आइसोथर्म है इस लाइन के लिए, दूसरी लाइन के लिए
अलग से आइसोथर्म में। तो अगर मैं टेम्परेचर लिख दूं यहाँ पर T3, T2, T1, तो वो पूछ रहा है कि कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है, कम है, और सबसे कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है, कौन सा टेम्परेचर कम है। हो सकता है T1 सबसे ज्यादा है, हो सकता है T3 सबसे ज्यादा है, तो कौन सा प्रेशर ज्यादा है। ओके, ऐसे हर क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन देंगे वो, T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1, या फिर T3 T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3, या फिर T1 इक्वल T2 इक्वल T3, या फिर नन ऑफ द अबाव। ठीक है ना। निखिल बताइए। ये सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन? यार इतनी जल्दी कैसे बता सकते हो, ये तो नीट का क्वेश्चन है, ऐसे आप नहीं बता सकते, इसका एक तरीका है। देवेश बताइए। सर फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन देवेश, तुम्हारे आकाश पे ये हो चुका है ये नहीं। चैप्टर? नहीं हुआ। देवेश आपके पास कोई क्लू है ऐसा क्यों हुआ? सर जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम एक्सपेंड होती है, पर यहाँ पे 1/v है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अच्छा, अब इसको अच्छी तरह से समझना, कैसे इसको आप एग्जाम में करोगे। जितने भी ब्रिलियंट माइंड यहाँ बैठे हैं, वैसे तो 80% सारे ब्रिलियंट माइंड ही हैं इस बार के बैच में, तो मैं बता देता हूँ। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो मैंने आपके सामने लिखा है, जो इस चैप्टर में ना पूरी तरह से छाया हुआ है। PV इक्वल टू NRT। इसकी क्रेडिबिलिटी का हिसाब आप इतना लगाओ कि जो फॉरेनर होते हैं ना, बाहर के टीचर्स केमिस्ट्री के, वो PV इक्वल टू NRT का टैटू लगवाते हैं, टैटू शरीर पे। टीचर्स हो गए, जो केमिस्ट्री लवर्स हो गए, जो नहीं भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं, वो PV इक्वल टू NRT का टैटू बनवाते हैं। इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन अभी तक आपके लिए ये एक नई चीज होगी, लेकिन इस 3 दिन बाद या 4 दिन बाद तक ये आइडियल गैस इक्वेशन आपकी जुबान पे होगी। सर इसमें कौन सा फॉर्मूला? आइडियल गैस इक्वेशन। इसमें क्या? आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है ना। PV इक्वल टू NRT इज पॉपुलर आइडियल गैस इक्वेशन। जिस तरह से 6.022 इंटू 10⁻23, इसे क्या बोलते हैं? रेज योर हैंड। क्या है ये? अपूर्वा बताइए क्या है ये? सर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। नितेश क्या है ये? भैया 1 मोल अमाउंट है, और जिसमें 6.02 into 10⁻23 एटम्स और बाकी सारी एंटिटीज हो सकती है। वेरी गुड। देवेश क्या है ये? एवोगैड्रो नंबर। भाई देवेश आपको ना लाइव बैठना चाहिए मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। अब बहुत बढ़िया नंबर भी आए हैं आपके, आप नहीं ले पाते क्लास लाइव, रिकॉर्डिंग क्लास से ही काम चला रहे हो। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आप नहीं सीखोगे, और लाइव टू लाइव इंटरेक्शन होगा। अगर फिर भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम है तो कोई नहीं, उससे भी काम चल जाएगा रिकॉर्डिंग से, बट लाइव इज मच मोर पावरफुल। अब मुझे तो आज पता लगा, आज शायद टाइमिंग चेंज होने की वजह से आप क्लास ले रहे हो यहाँ पर। नहीं सर मैं ले पाऊंगा रोज क्लास। अच्छा, वो भी ले पाओगे तो बहुत बढ़िया है। ठीक है ना। आपने दूसरा आंसर ऐसा दिया कि ध्यान एकदम से जाता है। इसे एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। ठीक है ना। ऐसे 1 मोल ऑफ सब्सटेंस की अमाउंट भी बोल सकते हैं इसे, कि ये 1 मोल सब्सटेंस की अमाउंट है। एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट था, उसने नंबर दिया था एवोगैड्रो नंबर। इसका टैटू भी वो लोग बनाते हैं। तो ये जैसे पॉपुलर हुआ है एवोगैड्रो, तो इसको भी उतना ही पॉपुलर माना गया है। PV इक्वल टू NRT, दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है। जहां पर P प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल, R गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर। ये एक ऐसी इक्वेशन है जो जितने भी गैस लॉज हैं उसकी सारी कहानी को सिंपल और स्ट्रेट कर देती है, कि कौन सा टेम्परेचर बड़ा है, कौन सा टेम्परेचर छोटा है, वगैरह वगैरह। अब देखना जरा ध्यान से, यहाँ हमारे पास P है और वॉल्यूम है, तो क्यों ना हम एक काम करें, हमें तो टेम्परेचर का रिलेशन देखना है, तो क्यों ना हम एक काम करें, हम इस इक्वेशन से हम V को इसके अपॉन में ले जाएं, तो ये हमारे पास आ जाएगी PV इज इक्वल टू क्या? NR
P और मैं साइड में लिख रहा हूँ 1/V को। इससे कोई भी ऐसा नहीं होगा कि एग्री नहीं हूं मैं, सब एग्री होंगे, V को अपॉन में लेंगे। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शंस हैं, आप किसका रिलेशन देखना चाह रहे हो, P का और T का। ओके, तो यहाँ पर P और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो कि आप देख पा रहे हो। यस, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। N पर्टिकुलर गैस सिलेंडर में डाली है, इतने अमाउंट की गैस डाली है, तो N कांस्टेंट है। ठीक है, R तो नाम में ही कांस्टेंट है, क्या, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसे कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो अब आपको कास की 1/V भी कांस्टेंट हो जाता है, तो आप डायरेक्ट रिलेशन देख पाते P और T का। कास की 1/V भी क्या हो जाता है, कांस्टेंट। यही तो आपके हाथ में है, आप चाहो तो किसी भी समय एक लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे इस तरीके से, यहां से यहां, तो P कांस्टेंट हो गया। अगर आप चाहो ऐसे ड्रॉ करेंगे तो V कांस्टेंट हो गया। देखो मैं क्या करने वाला हूं, मैं V को कांस्टेंट कर देता हूँ 1/V को, ए डॉट 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 डॉट, ये लाइन ड्रॉ कर दी मैंने यहाँ से यहाँ पे, और जैसी ड्रॉ करी तो ये इस पॉइंट पे बताओ 1/V की क्या वैल्यू है, यार वही तो है जो यहाँ है। इस पॉइंट पे बताओ 1/V की क्या वैल्यू है, यार वही तो है जो यहाँ है। यहाँ भी वही वैल्यू है, यहाँ भी वही वैल्यू है, यानी 1/V की वैल्यू तीनों में सेम है। क्यों, क्योंकि मैंने ये पॉइंट की जो वैल्यू है, मान लो 1/V वैल्यू इस पॉइंट पे 0.2 है, तो वो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 0.2 है, यहाँ भी 0, कॉन्स्टेंट है ना, आगे तो बढ़ेगी ना 1/V वैल्यू की, यहाँ बढ़ सकती है, यहाँ बढ़ सकती है, यहाँ बढ़ सकती है, बट एट दिस टाइम दिस इज कॉन्स्टेंट। अब आपने 1/V को कॉन्स्टेंट कर दिया, चलो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो P किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, टेम्परेचर के। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो P अगर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो टेम्परेचर भी साथ साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी ये वाला टेम्परेचर कौन सा है, T1, ये कम है, ये T2 ये ज्यादा है, ये T3 ये सबसे ज्यादा है। इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये आया था आपका नीट एग्जाम में, मेंस में भी बहुत बार पूछा गया है ये। ठीक है ना, जैसे जैसे टेम्परेचर के साथ क्या T1 T2 T3 क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। यस, इंक्रीज खत्म। तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हो कि ये इसका जो पैटर्न है वो कैसे चलेगा। और अब देखो एक चीज और देखो, एक और ग्राफ जो एग्जाम में आया था। वैसे ऊपर करने का मैं एक तरीका और बता सकता हूँ, लेकिन कंफ्यूजन वाली बात है, मैं नहीं चाहता कोई ज्यादा कंफ्यूज हो। ठीक है ना, क्योंकि अगर हम फॉर्मूले को देखें तो यहाँ पर ऐसे तो लगभग सभी को समझ में आ ही गया होगा यार। P बोयल्स लॉ क्या बताता है, P = K 1/V। अगर यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ K जो कि स्लोप होता है। अब इसके लिए मेरे को एक इक्वेशन वाला तरीका बताना पड़ेगा, इसीलिए मैं कहूंगा आप इस वाले तरीके पे स्टक रहो, इसी पे रहो, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। ठीक है, चलो एक और ग्राफ देख लेते हैं, क्योंकि एक और तरीका बताने का मतलब है कंफ्यूजन क्रिएट कर दो, भी 11th क्लास के स्टूडेंट होगी तुम। P और V के बीच में एक है ग्राफ, ये सभी को पता है, होता ही है। एक है ग्राफ ये, एक है ग्राफ ये है आपका T1, ये है आपका T2, ये है आपका T3। फिर से बताना है कौन सी कंडीशन प्रॉपर होगी, क्या T3 T2 T1, या फिर T1 T2 T3, या फिर T1 इक्वल है T2 इक्वल है T3, या फिर नन। यस अपूर्वा बताइए। सर T1 T2 T3 मतलब 1 2 सेकंड ऑप्शन बोल रहे हो। चलो देखते हैं इस बार क्या खेल बनेगा। हमारी मर्जी, हम किसी को भी कांस्टेंट कर सकते हैं, प्रेशर को भी, वॉल्यूम को भी, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। देखो फिर से PV = nRT। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रेशर वॉल्यूम है, वो दोनों के दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं किसके, टेम्परेचर के। ठीक है, तो यहाँ पर आप वही पैटर्न अपना सकते हो।
अगर मान लो आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी, सोचने वाली बात है, ये लाइन ड्रॉ कर दी, जैसे आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी तो ये 1, ये 2, ये 3 आपने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, ठीक है ना, प्रेशर इज कांस्टेंट। तो प्रेशर कांस्टेंट है, सर्कल लगा दो, ये पहले ही कांस्टेंट है, ये पहले कांस्टेंट है, बताओ क्या रह गया, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ठीक है, यानी जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे ये चीज बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये सबसे कम है, कौन है, ये T3, ये T2 है, ये T1 है, तो इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर है B। वेरी गुड अपूर्वा, ये करेक्ट है। तो इस तरीके से आप टेम्परेचर को बहुत जल्दी बता सकते हो अगर आपके पास ये इक्वेशन है तो, ठीक है ना। सीधे सीधे आपको लाइन ड्रॉ करनी है और इस फॉर्मूले को जरूर देखना है एक बार कि आपने किसको कांस्टेंट किया, जिसको भी कांस्टेंट किया है वो सर्कल पे आ जाएगा और यही आपको रियलिटी बताएगा इसके बारे में, ठीक है। जैसे जैसे और भी कंडीशन आएंगी तो हम उनको भी देखेंगे। अच्छा, इनके अलावा एक ये 2 ग्राफ, ये आपके 11th क्लास के लिए है, ये ग्राफ आपके सीधे सीधे 11th को रिप्रेजेंट करते हैं। ऊपर वाले ग्राफ किसी को नहीं भी समझ में आए हो कोई दिक्कत नहीं है, वो भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, लेकिन ये भी अगर समझ में नहीं आए हैं तो दिक्कत हो जाएगी। दिस इज PV वर्सेस P, दिस इज PV वर्सेस V, ये 2 ग्राफ है। अच्छा बताओ, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, बॉयल्स लॉ। तो PV क्या होता है बॉयल्स लॉ के हिसाब से, कांस्टेंट, यानी आप प्रेशर बढ़ा भी दो, चलो बताओ इस PV के अंदर अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूं तो पूरा PV क्या हो जाएगा, रेज योर हैंड। अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूं तो PV का क्या होगा, नितेश। भैया पीवी की वैल्यू सेम ही रहेगी। क्या बात है, शीतल बताइए। अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूं तो PV क्या होगा, शीतल, अपूर्वा। अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूं तो PV का क्या सेम होगा, रहेगा सर, क्योंकि वेरी गुड, अगर आप P बढ़ाएंगे तो V कम हो जाएगा। और दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आता है हमेशा, K। सेम कांस्टेंट। देखो प्रेशर अगर 2 है, वॉल्यूम 6 है, आंसर 12। प्रेशर 3 है, वॉल्यूम 4 है, आंसर 12। प्रेशर 4 है, वॉल्यूम V है, आंसर 12। यानी आप प्रेशर को देखो बढ़ा रहे हो लगातार, बट PV ऐसा का ऐसा कांस्टेंट। तो बताओ ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ये इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। आपने प्रेशर बढ़ाया, लेकिन देखो प्रेशर बढ़ाया, जाहिर सी बात है प्रेशर बढ़ा रहे हो, बट PV ऊपर नहीं जा रहा, वो उसी जगह पे है। सिमिलरली अगर यहाँ आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो बताओ वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। सेम केस जो यहाँ हुआ था, इसका ग्राफ ये हो गया। ये 2 ग्राफ हैं जो अच्छे खासे पूछे जाते हैं। एक बार तो एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ग्राफ दे दिया था ऐसा कैसा, पूछा था state the law which is explained in this graph। तो यहाँ पर पता लग गया बॉयल्स लॉ, तो उसको एक्सप्लेन कर दो। बॉयल्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। और अच्छी डेफिनेशन आपके नोट्स में दे रखी है, ठीक है। तो ये आपके ये ग्राफ थे। अच्छा, और आगे चलते हैं। अभी हम न्यूमेरिकल सेक्शन पे आ जाते हैं और देखते हैं किसका जो न्यूमेरिकल नॉलेज है वो भी बहुत अच्छी है। तो पहला न्यूमेरिकल है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट 5.1। उम्मीद है हमारे पास एनसीईआरटी होगी चैप्टर से रिलेटेड, 11th एनसीईआरटी। टाइप ऑफ बॉन्ड अभी भी इसमें तो इंटरमोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर नई एनसीईआरटी भी है नहीं, इसमें नया चैप्टर ऐड नहीं हुआ है। कोई नहीं, आपके पास एनसीईआरटी है, उसमें जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5.1 को चेक कर लो। ये आपकी एनसीईआरटी प्रॉब्लम है भाई, ये 5.1 क्या कह रही है ये प्रॉब्लम, मैं एक बार रीड कर देता हूँ, अगली क्लास से तो ये ऐड हो ही जाएगा। क्या प्रॉब्लम 5.1 आपके पास एनसीईआरटी है, प्लीज ओपन उस एनसीईआरटी को ओपन करो और हम बॉयल्स लॉ पे न्यूमेरिकल कर रहे हैं अभी। बॉयल्स लॉ और पेज है आपका ये
5.1 के लिए a balloon is filled with hydrogen at room temperature। वो कह रहा है हाइड्रोजन भरी हुई है बैलून पे, इट विल बर्स्ट इफ, ये फट जाता है अगर हम प्रेशर 0.2 से ज्यादा करें तो, और ये इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है, प्रेशर तो दे दिया इन्होंने, प्रेशर है P1 0.2 है। ओके, और वो कह रहा है इफ एट 1 बार प्रेशर, अगर ये 1 बार प्रेशर होता है बैलून का तो ये P2 आ गया आपका, इसको भी यही लिख देता हूं मैं, ये आपका P2 दे रखा है इन्होंने 1 बार। वो कह रहा है 2.27 वॉल्यूम अप टू व्हाट वॉल्यूम, जो ये कह रहा है कि कितने वॉल्यूम तक ये एक्सपेंड हो सकता है। एक वॉल्यूम दे दिया आपका V10 2.27, बेसिकली इन्होंने ये बोल दिया कि इतने प्रेशर पर इसका ये वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। तो बताओ 1 बार पर इसका वॉल्यूम क्या होगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 है आपका 0.2, V1 है आपका 2.27, P2 है आपका 1 और V2 है आपका जो फाइंड आउट करना है। तो V2 यहाँ से निकल के आता है कितना, 11.35। प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम डिक्रीज, 1 मिनट, यहाँ पर जो 1 बार का जो प्रेशर है वो दे रखा है इन्होंने 2.27 लीटर, और ये V1 जो है ये फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से यहाँ अगर प्रेशर कम करते हैं तो ये वॉल्यूम इतना बढ़ जाता है, इतना लीटर, ठीक है। आप इसको पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये इसका क्या मीन है। एक क्वेश्चन और भी है, पहले मैं इसको शेयर कर लेता हूँ, उसके बाद हम डाउट है वो लेते हैं। क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी का 5.1, ये भी एक्सरसाइज का ही 5.1 है। तो एक्सरसाइज का जो 5.1 है वो कह रहा है कि व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस। अब हम कंप्रेस कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज का 5.1 है। व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस, कंप्रेस का मतलब पहले वॉल्यूम कितना था 500 डेसीमीटर क्यूब, कंप्रेस का मतलब इसको कम कर दिया, वॉल्यूम कितना कम कर दिया 200 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो V1 यहाँ पर जो दे रखा है वो साफ साफ लिख रखा है 500 एट 1 बार, 500 एट 1 बार, तो यहाँ P1 है वो कितना है 1 बार, तो पूछ रहा बताओ तो यहाँ प्रेशर कितना होगा, 500 एट 1 बार, तो बताओ 200 एट कितना होगा। फिर से वही P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। यस अपूर्वा बताइए। सर 2.5 बार। हाँ ये 2.5 हो जाएगा, क्योंकि साफ साफ पता लग रहा है कि 500 से 2.5 पक्का। चलो देखते हैं एक बार, ये P1 है V1 है इसका 500, और P2 जो है वो फाइंड आउट करना है, और P1 जो है वो 1 है, तो इसका P1 और V1, P1 और V1 500, P2 और सर V2 200 है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका सिंपल यार, वही सोल्व करके ये 2.5 बार, ये आपका प्रेशर हो गया 2.5 बार। तो ठीक है, बिल्कुल आएगा भैया। क्या सही है। अब तो भाई P1 ये रहा आपका, और V1 ये रहा, ठीक है। इस तरीके से, या तो और अच्छा होगा P1 V1 को एक साथ ही लिख लो, तो इससे ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होती। P2 V2, ये P2 है, और V2 जो है हमारा वो 200 है, तो 2.5 बार एग्जैक्टली बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। तो यहाँ तक आने के बाद आप कह सकते हो कि ये बॉयल्स लॉ खत्म हुआ है। अब हम अगले लॉ पे चल रहे हैं, उसका नाम है चार्ल्स लॉ, ठीक है। और जितनी भी इसमें ग्राफ है वगैरह वगैरह वो सारे के सारे आएंगे। तो बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन से लेकर न्यूमेरिकल तक का एक ये लंबा सफर है। तो चार्ल्स लॉ, दूसरा लॉ है चार्ल्स लॉ। अच्छा, ये किस रिलेशन को बताता है, ये वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशन को बताता है, ठीक है। अच्छा, बॉयल्स लॉ किस रिलेशन को बताता था, ऊपर लिख देता हूँ, पहला लॉ खत्म हुआ वो था बॉयल्स लॉ।
ये किस रिलेशन को बताता था? ये प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन को बताता था। यहाँ पर क्या कांस्टेंट था? यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट था, आइसोथर्म। यहाँ क्या कांस्टेंट है? यहाँ प्रेशर कंडीशन में बताता हूँ, वॉल्यूम टेम्परेचर है आइसोबार, ये प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, दोनों में। अच्छा, इसने क्या कहा था चार्ल्स लो ने कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ये देखो ये पिस्टन है, पिस्टन में गैस है, ये गैस है, ठीक है, और इस गैस के यहाँ पर आपने टेम्परेचर बढ़ाया। अब टेम्परेचर के बढ़ाने से जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ सरक जाएगा और आप प्रेशर नहीं बढ़ा रहे हो, क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट है, आइसोबार। अगर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm दे रखा है तो वो 1 atm ऐसा कैसा है, वो बढ़ा नहीं रहे आप। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये पिस्टन सरक जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा और ये हो जाएगा इस तरह से। ये पहले वॉल्यूम जो था वो क्या था? ये था V1। अब जो वॉल्यूम आ गया वो क्या आ गया? ये आ गया V2। पहले जो टेम्परेचर था वो क्या था? T1। फिर बढ़ा दिया टेम्परेचर तो क्या हो गया? T2। तो यहां से अगर उन्होंने वो फॉर्मूला निकाले तो V इज इक्वल टू K2 इंटू में T। टू का मतलब, K2 का मतलब दूसरा लॉ है ये, ठीक है ना। ऐसे से तीन लॉ अगर मिक्स हो जाते हैं ना आपस में, कौन कौन से लॉ? तीन लॉ, A B C, ये तीन लॉ अगर मिक्स हो जाते हैं तो बनता है, इन तीनों लोगों को कहते हैं गैस लॉज। कौन कौन से लॉज होते हैं? B फॉर बॉयल्स लॉ, C फॉर चार्ल्स लॉ, A फॉर एवोगैड्रोस लॉ। और अगर ये तीनों कंबाइन हो गए तो इन्हीं को क्या बोलते हैं हम? गैस लॉज। तो अभी हमारा कौन सा चल रहा है? चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ क्या था? 2। अब K2 यहीं रखेंगे तो देखो V बाई क्या हो जाएगा? T, जो कि क्या है? कांस्टेंट, बिल्कुल उसी तरह से जैसे उसमें था। तो फाइनली हमारे पास फॉर्मूला आता है V1 T1 इज इक्वल टू V2 T2। ठीक है, तो ये हमेशा क्या रहेंगे? इक्वल। तो याद रखना ये बिल्कुल उसी तरीके से इक्वल है जैसे यहाँ पे था। अब यहाँ पर थोड़ी बात, ये तो खैर वो बात थी, जनरल बात थी, सभी को पता है यार टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो चीजें एक्सपेंड ही होती हैं, ये तो जाहिर सी बात है। अगर आप दूध के एक कंटेनर पे ढक्कन रखते हो और टेम्परेचर गैस चला के जाते हो तो ढक्कन अपने आप ऊपर नीचे होगा। क्यों? गैस दबाव डाल दी है, वो चाह रहा है कि इसका वॉल्यूम बढ़े, ठीक है ना। पिस्टन इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है, सिंपल। तो अब तक तो क्या था? ये बच्चों वाला खेल था। अब थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल पे आते हैं ताकि इसकी वो डेफिनेशन एग्जाम में आप लिखो। अगर आप लिख आए कि चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन, जो कि बहुत आती है, अगर आप ये लिखा है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, आपकी ना 2 नंबर की अगर डेफिनेशन होगी तो उसमें हाफ मार्क्स देंगे। एनसीईआरटी क्या कहती है? ये कहती है जो अब मैं डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ, और वो तभी बता पाऊंगा मैं जब आप इसकी बारीकियां समझ पाओगे, ठीक है ना। बारीकियां, इतना करने से भाई काम नहीं चलेगा, ये कड़वा सच है। कई साल की जो मेहनत है उसके बेसिस पे बता रहा हूँ मैं आपको, समझना एक बार ध्यान से जो भी चीज मैं बताऊं। फॉर्मूला पूरा का पूरा एक्यूरेट समझने के लिए आपको ना सबसे पहले ये समझना होगा कि अगर मान लो मोहित के मार्क्स 40 हैं और रोहित के मार्क्स इससे 10% ज्यादा आए हैं, तो बताओ रोहित के कितने मार्क्स आए हैं? रेज योर हैंड। मोहित के मार्क्स 40 हैं, रोहित के मार्क्स 10% ज्यादा आए हैं, तो बताओ रोहित के कितने मार्क्स आए हैं? 2 आंसर आ गए। अपूर्वा बताइए। 44। नितेश आपके हिसाब से? 44 भैया। 44। अब ध्यान से समझना कैसे आए हैं रोहित के मार्क्स 10% ज्यादा। सॉरी, देखो
रोहित के मार्क्स 40 तो आए ही आए हैं, प्लस में इसके एक्स्ट्रा आए हैं। कितने एक्स्ट्रा आए हैं? 10%। तो 40 का 10%। जो सेटअप मैंने अभी बनाया है सभी को पता लग गया होगा, इसके आंसर 44 ही आ रहा है, करेक्ट भी वही है। बट ये सेटअप हमें बहुत कुछ सिखा जाएगा। इसी सेटअप पे हम पूरी चालसला को एक्सप्लेन कर देंगे। देखो देखो, जैसे वॉल्यूम एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, वो ज्यादा होगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि वॉल्यूम बताओ 25 डिग्री पे और वॉल्यूम बताओ 10 डिग्री पे या 0 डिग्री पे, सोच समझ के बताना। गैस एक ही पर्टिकुलर गैस है, तो किस टेम्परेचर पे उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा? वॉल्यूम 0 डिग्री पे ज्यादा होगा किसी गैस का, या वॉल्यूम 25 डिग्री पे ज्यादा होगा? देवेश बताइए। सर 0 डिग्री पे। नितेश बताइए। भैया मैं तो 25 डिग्री पे। शीतल बताइए। वॉल्यूम किसी गैस का किस डिग्री पे ज्यादा होगा? केशव बताइए। 25 पर। करेक्ट आंसर है 25। करेक्ट आंसर है 25 डिग्री पर वॉल्यूम। यार चार्ल्स लॉ बता क्या रहा है? चार्ल्स लॉ यही तो बता रहा है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। सीधी सीधी सी बात है, उसकी ज्यादा वो टेढ़ा मेढ़ा जवाब नहीं दे रहा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। और तो और चार्ल्स लॉ ने देखो ये क्या बता दिया, चार्ल्स लॉ ने ये भी बता दिया कि अगर आप 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दोगे ना, 1 डिग्री, तो वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा? वॉल्यूम 1/273.15 बढ़ जाएगा। If you raise 1 degree of temperature, then volume is increased by 1/273.15। मतलब इतना फ्रैक्शन वॉल्यूम बढ़ गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे मोहित के मार्क्स थे 40, रोहित ने मेहनत करी तो रोहित के मार्क्स इससे कितने ज्यादा आगे? 1 बाई कितने ज्यादा आगे? 10%। क्या होता है? 1/10। फ्रैक्शन इसका ज्यादा आ गया। यानी अब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर इतना वॉल्यूम बढ़ता है, तो ये वही सारी की सारी चीजें सामने आ गई दोबारा से, ठीक है ना, कि इससे रोहित के मार्क्स 1/10 जो थे वो बढ़ गए। इससे कैसे? 40 प्लस में 40 का 1/10, चेक कर लो, 0 से 0 आ गया 44। बस मैंने वहां 10% बोल दिया, यहाँ 10% का वो 1/10 फ्रैक्शन में बोल दिया। फिर से कोई नहीं, अब टेंशन मत लेना। मैं जिस जो जाल फेंक रहा हूँ ना, उसमें आधे तो तुम फंस गए और आधे फंसते जा रहे हो। बस एक ऐसा टाइम आएगा तुम्हें ये लगेगा कि यार ये सच्ची में इतना आसान था, और एकदम से आपके सामने रख दूं ना मैं ये चीजें, तो आप सिर्फ रट्टा मारोगे, इसका कुछ नहीं कर सकते, कुछ कर ही नहीं सकते। उसकी कॉम्प्लिकेटेड बात थी जो, वो ऐसे नहीं समझ पाएंगे हम। आइंस्टीन की आज भी कुछ थ्योरीज ऐसी हैं, उसमें लोग दिमाग लगा रहे हैं यार ये बोलना क्या चाह रहा था। ऐसी थीसिस लिखी हुई कई कई पन्नों की, उन्हें यही नहीं पता ये क्या बोलना चाह रहा है आजकल के ह्यूमन बींग्स को। तो ऐसे हम चार्ल्स की बात समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। बेचारा एक छोटी सी बात बोल रहा है, 1 डिग्री देखो टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा। अब वो बोला 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम 1/273.15 बढ़ जाएगा। एज इट इज, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो मोहित रोहित के मार्क्स थे। तो उसने कहा वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस, जो कि आप 1 डिग्री बोल सकते हो, इक्वल है वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस में वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस का 1/273.15। If you will relate these things with these, 40 is equal to 40 plus 40 का 1/10, then you will understand the whole story। बस यही चीज यहाँ पे है। ये तो सब जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन कितना उसने बता दिया। अगर आप 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो इतना बढ़ जाएगा।
अच्छा 2 डिग्री बढ़ा दिया तो ठीक है भाई, 2 डिग्री बढ़ाओगे तो 2/173.15। अच्छा 3 डिग्री बढ़ा दिया तो 3 डिग्री बढ़ा दिया तो 3 डिग्री बढ़ाओगे तो 3/273.15। तो यहाँ पे उन्होंने क्या दिखाया है कि अगर टेम्परेचर आपका कितना है 1 डिग्री है तो इक्वल होगा वो वॉल्यूम ऑफ 0 डिग्री प्लस वॉल्यूम ऑफ 0 डिग्री इंटू में 1/दिस। अगर आपका टेम्परेचर 2 डिग्री है तो वॉल्यूम हो जाएगा इनिशियल वॉल्यूम 0 पे वॉल्यूम इतना होता है, 0 पे वॉल्यूम इतना इंटू में 2/273.15। अगर आप 3 डिग्री बढ़ाओगे ओके नो प्रॉब्लम, 3 डिग्री के लिए हो जाएगा आपका वॉल्यूम 3 डिग्री पे हो जाएगा आपका वॉल्यूम 0 प्लस वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस इंटू में 3/273.15। अब वो बोल रहा है अगर 3 के आगे 4 करोगे तो 4 का भी पता है, 5 करोगे 5 का भी पता है। अब वो बोल रहा है टी डिग्री पे कितना होगा, तो टी डिग्री पे वो कह रहा है वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस इंटू में T/273.15 एंड दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला। अभी देखना क्या होने वाला है। जो टी डिग्री पे है इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, बताओ क्या आ रहा है। ये V0 कॉमन है, V0 डिग्री पे कॉमन है तो क्या रह गया 1 प्लस में T/273.15 एंड T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा 273.15, यहाँ आ गया 273.15 प्लस का T आ गया। और अब हम इसको क्या करने वाले हैं, VT के अपॉन में V0 कर दो और ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा 273.15 प्लस T क्या हो जाएगा, ये आ गया आपका T एट T डिग्री सेल्सियस एंड डिवाइड बाई टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस। और इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं V1 V2 इक्वल है T1 T2 और इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं कि V1 T1 इज इक्वल टू V2 T2। इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं V/T इज कांस्टेंट और इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं V इज इक्वल टू K इंटू T और इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। यानी इसने अब ये बात प्रूव करी है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो तुम क्या सोचते थे कि तुम एग्जाम में ये लिखाओगे हैं 4 लाइन और तुम्हें वो दे दें 2 नंबर, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छा काम कर दिया तुमने। इतनी सी बात बताई थी चार्ल्स ने ये सारी कहानी बताई थी कि अगर आप टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हो तो वो किस तरह से वॉल्यूम को 1 डिग्री बढ़ाओगे तो 1/273.15 वो इंक्रीज कर देगा। तो यहां से उसने प्रूव कर दिया इस चीज को कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, दिस इज प्रूव्ड। नाउ रेज द हैंड फॉर एनी डाउट। रेज द हैंड अगर आपको डर लग रहा है तो सोल्व योर क्वेरी। कोई क्वेरी नहीं, सारे डर के भाग तो नहीं गए ना। भैया मैंने हैंड रेज किया हुआ है। मैंने भी दिखाई नहीं दिया, हो सकता है भाई। यस अपूर्वा बताइए। सर तो इससे ये हो सकता है कि सर V1 T2 इज इक्वल टू V2 T1। V1 T2 हाँ बिल्कुल हो सकता है, बट ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ज्यादा। अभी हमारे पास और भी फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, तो ये कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड। V1 T2 याद करना भी मुश्किल है। V1 T1 V2 T2 खेल खत्म। अच्छा निखिल बताइए कोई प्रॉब्लम। आप प्लीज ऊपर वाला रिपीट कर दो। तो आपने बताया था VT इज इक्वल टू V0 प्लस V0, जो समझ नहीं आया क्या है वो। ये जी भैया। अरे यार निखिल ऐसे करेगा यार, मैं इतनी देर से एक ही चीज बता रहा हूँ, पता है कौन सी वाली। अगर वॉल्यूम 1 डिग्री बढ़ाया तो ये काम होगा, 2 डिग्री बढ़ाया तो ये काम होगा, 3 डिग्री बढ़ाया तो ये काम होगा। अब यार हर बार वो हम ये तो नहीं लिख सकते ना 1 2 3, इसलिए हमने इनके लिए कॉमन टर्म यूज कर ली T डिग्री और इसको तो 0 का 0 ही रखा। T डिग्री कुछ भी हो सकता है,
आप 1 डिग्री बढ़ा रहे हो, 2 डिग्री बढ़ा रहे हो, 3 डिग्री बढ़ा रहे हो, 4, 35, 46, 81, कितना भी डिग्री बढ़ा रहे हो आप यहाँ लिख दो, तो वही आपकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी टी की। अगर आप 2 करोगे तो यहाँ 2 आ जाएगी, 3 करोगे तो 3 आ जाएगी, 84 करोगे 84 यहाँ आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला इसी से डिजाइन किया गया है कि किस तरीके से क्या होगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा और यही डेरिवेशन आप करोगे। और तो और आपको जो डेफिनेशन एग्जाम में आपके नोट्स में वैसे तो पहुंच चुकी है, तो डेफिनेशन क्या लिख के आने वाले हो, वो बच्चों वाली मत लिखाना भाई, मैं पहले बता रहा हूँ। अगर आपके टीचर्स थोड़े से कम ऐसे नंबर देने वाले हैं तो मैं बोल नहीं सकता कुछ भी। Charles' law states that for a fixed mass of a gas at constant pressure, comma, volume of gas increase on increasing the temperature, सच बात है, and decrease on cooling, सच बात है। He found that, उसने ये पाया, he found that क्या, for each degree rise of temperature, 1 डिग्री भी अगर each degree rise of temperature, volume of gas increase by 1/273.15 डिग्री, 1/273.15 इतना फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। जैसे जैसे मोहित के मार्क्स 40 आए हैं तो रोहित के मार्क्स कितने आए हैं, इससे 1/10 ज्यादा आए हैं, 1/10 ज्यादा आए हैं, मीन 40 + 40 का 1/10, ठीक है ना। तो वैसे ही वो बोल रहा है कि अगर आपने 1 डिग्री बढ़ा दिया टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा भाई, 273.15। तो वही बताया ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है। आगे चलते हैं हम, ये तो हो गया इसका पूरा खत्म। अब फिर से आता है ग्राफ, ग्राफ की दुनिया आ गई, और ग्राफ की दुनिया आसान है इसकी, इतनी ज्यादा नहीं बोल्स लॉ की थी जो थी। तो ग्राफ की अगर हम बात करें तो ये कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन किसके बीच में, V वर्सेस T। यार ये तो यार सिंपल सी बात है, वॉल्यूम बढ़ाएंगे V वर्सेस T, तो वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा, दैट्स इट, खत्म, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और दूसरा ग्राफ ही नहीं कुछ। लेकिन वो पूछ रहा है कि अगर, चलो ये बात तो होगी 11th की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर लेते हैं। वो पूछ रहा है कि अगर यहाँ वॉल्यूम है, यहाँ टेम्परेचर है, ग्राफ वही बनेगा, लेकिन अगर ये कंडीशन हो तो क्या करोगे, P1, P2, P3। अगेन हमें बताना है कि P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1, या फिर P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3, या फिर P1 इक्वल P2 इक्वल P3, या फिर नन। अब हमें ये बताना है, कौन हेल्प करेगा हमारी। यस देवेश बताइए। सर सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, चलो चेक करते हैं। PV इज इक्वल टू NRT, इसके टैटू भी बनते हैं, तो कुछ याद ना हो तुम्हें, टैटू जरूर याद रहेगा। PV इज इक्वल टू NRT, तो भाई PV इज इक्वल टू NRT आइडियल गैस इक्वेशन में अब हमारी मर्जी है, हम किसी को भी कांस्टेंट कर सकते हैं, हमें तो P से रिलेशन चाहिए, तो P को तो भाई देखो जिंदा रखना पड़ेगा, वॉल्यूम को क्यों ना हम क्या करें, कांस्टेंट कर दें। चलो भाई वॉल्यूम कांस्टेंट, तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम, ये लो भी वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट सर्कल लगा दो, ये तो पहले कांस्टेंट था, R भी कांस्टेंट नाम ही होता है इसका। अब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के, ये तो चाहिए था, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये बढ़ेंगे भाई, तो इसका मतलब ये हुआ सेकंड ऑप्शन वाज सीरियसली करेक्ट। वेरी गुड देवेश, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो साफ साफ पता लगा है, टेम्परेचर के साथ साथ यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ ज्यादा टेम्परेचर है, यहाँ देखें तो कम टेम्परेचर है, यहाँ देखें तो और कम टेम्परेचर है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, और ये हमारा जो पोर्शन था ये भी हो गया खत्म। लेकिन जब ये आता है तो कई सारे क्वेश्चन बिखर जाते हैं चार्ल्स लॉ के आने पर। जैसे मैं कोशिश करूंगा, वैसे तो
सभी को मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा, जितने बिखरे हुए क्वेश्चन है सारे समेट दूंगा मैं। एक तो है एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो, इस पे क्वेश्चन आता है। तो आपको करना क्या है, जितनी भी ये टर्म आएंगी इन पे इनको मैंने बताया था कि इन पे मार्क लगाना, जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म है ये इस काम की, ये इस काम की, तो ऐसा मार्क जरूर लगाना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म। एब्सोल्यूट जीरो किसे कहते हैं? आज का लास्ट टॉपिक है ये, खत्म, बस 5 मिनट और आपको देखना है। एब्सोल्यूट जीरो किसे कहते हैं? भाई आपने आज तक अपनी लाइफ में कितना टेम्परेचर कम से कम सुना है या देखा है? चलो, दिल्ली का सबसे कम टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस, शिमला का सबसे कम टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस, मनाली का सबसे कम टेम्परेचर -15 डिग्री सेल्सियस, लेह लद्दाख का सबसे कम टेम्परेचर -37 डिग्री सेल्सियस, शिकागो, न्यूयॉर्क जहां आधे साल बर्फ ही पड़ती है, वहां का सबसे कम टेम्परेचर 67 भी गया है। मतलब इतना कम गया है कि पानी के जो जहाज थे वहीं जम गए, सारे के सारे फ्रीज हो गए। तो आपने और कितना कम टेम्परेचर देखा? किसी अदर प्लेनेट पे भी देखा होगा तो माइनस का 107 डिग्री टेम्परेचर तक भी गए होगे आप। लेकिन एब्सोल्यूट जीरो जो टेम्परेचर है वो है -273.15 डिग्री सेल्सियस। ये इसे कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। चलो रेज योर हैंड, इसको केल्विन में कन्वर्ट करके दिखाओ। एक आंसर आ गया। कन्वर्ट दिस इनटू केल्विन, 2 आंसर आ गए। नितेश बताओ। भैया जीरो। केल्विन में, वेरी गुड। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए इसको 273.15 कोई तो ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। तो इसीलिए तो बोला गया है इसको जीरो केल्विन। क्या ये टेम्परेचर कहीं पे मौजूद है? इंसानों ने देखा है ये? नहीं। तो हम इसे कहेंगे इमेजिन, इमेजिन कर रखा है ये, इमेजिनरी टेम्परेचर। तो ऐसा इमेजिनरी टेम्परेचर जिस पर अगर किसी गैस को ले आए ना तुम, तो वो गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता है? नेग्लिजिबल। क्योंकि कोई गैस इस पे आएगी तो ठंडी होके उसी टाइम क्या बन जाएगी? लिक्विड या सॉलिड। मॉलिक्यूल जो दूर दूर है वो ठंडे होके पास पास आके लिक्विड। आप कहोगे यार ऐसा तो हमने देखा ही नहीं। सर्दियों के समय में जो घरों में सिलेंडर होते हैं एलपीजी के, उसमें गैस ठंडी होकर लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। तो एब्सोल्यूट जीरो क्या है? द लोएस्ट इमेजिनरी एंड हाइपोथेटिकली टेम्परेचर एट विच गैसेस आर सपोज्ड टू ऑक्यूपाई जीरो वॉल्यूम। गैसेस उस पे जीरो वॉल्यूम दिखाएंगी, इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। इसे कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। एनसीईआरटी जो है उसमें हम इसको देखेंगे अगली क्लास से, किस किस तरह से एनसीईआरटी में है। और ऐसा हो कि यार ये ना आए, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। आपको मिल जाए तो आप बताना इसको। गैस लॉज कहाँ से हैं? यहाँ से शुरू होते हैं गैस लॉज, ठीक है। तो गैस लॉज में ग्राफ वगैरह 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 जितने भी हैं, ये हम कल की क्लास में करने वाले हैं। कमाल का क्वेश्चन है, देखो ये कल की क्लास में ये हो जाएगा। चार्ल्स लॉ आता ही है, गेलुजिक लॉ भी आता है, एवोगैड्रोस भी कल की क्लास में करेंगे। तो बोयल्स, एवोगैड्रोस, ओके। इसके अलावा आइडियल गैस पे अब अगली क्लास से वैसे हो ही जाएगी स्टार्ट भी। ये चैप्टर जो है वो न्यूमेरिकल सेक्शन से ज्यादा रिलेट किया गया है, तो न्यूमेरिकल सेक्शन भी इस चैप्टर में अगली क्लास से स्टार्ट कर देंगे हम। तो आज की क्लास के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। उम्मीद है अगली क्लास में हम न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा करेंगे और हमारे पास एनसीईआरटी भी होगी।